आगे बढ़ते हैं। श्रीनगर लोकसभा सीट पर अब तक कमाल की पोलिंग हुई है। पांचों अजला श्रीनगर, बडगाम, शोपियां, पुलवामा और गांदरबल में तेज रफ्तार पोलिंग हुई है और एक बच्चे तक 23.57% पोलिंग रिकॉर्ड की गई, जो 2019 के 14.1% से कहीं ज्यादा है। तेज रफ्तार को देखते हुए ये तय माना जा रहा है कि 2014 का 25% पोलिंग का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा। बड़ी तादाद में जमहूरियत के जश्न में वोटरों की शमूलियत से इलेक्शन कमीशन भी इंतहाई खुश है। गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह वोटरों की बड़ी तादाद में पोलिंग मराकज का रुख करते देखे गए और हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके चेहरों पर कौमी फरीजा अदा करने की खुशी साफ झलक रही है। तो आप आपके टीवी स्क्रीन पर 5 तस्वीरें देख रहे हैं। श्रीनगर की तस्वीर आपके सामने है, बडगाम की तस्वीर, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा। आपको बताएं कि श्रीनगर की इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आज वोटिंग हो रही है, वोटिंग लगातार जारी है। तो 5 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा में, जहां पर लोग कतारों में देखे जा सकते हैं। पोलिंग बूथ पर है और अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें श्रीनगर, बडगाम, गांदरबल, शोपियां, पुलवामा की है। पुलवामा और शोपियां की जब हम ख़ास तौर से बात करते हैं, ये वो इलाके जो हसास माने जाते रहे हैं, लेकिन आप जैसा कि टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस मर्तबा लोग घरों से निकले हैं, क्योंकि लोग भी अब ये समझ रहे हैं कि लोगों को एक आवाज़ की ज़रूरत है जो कि पार्लियामेंट तक पहुंच जाए, और वही आवाज़ पाने के लिए लोग पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं और अपने हक का इस्तेमाल करने वहां पहुंचे, अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं। और जो ख़ास माने जाने वाले कंटेंडर्स इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में नेशनल कॉन्फ्रेंस से आगा रूहुल्लाह, PDP से वहीदुर रहमान और अपनी पार्टी से भी मोहम्मद अशरफ मीर हैं, जिनके बीच में तगड़ा मुकाबला समझा जा रहा है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि श्रीनगर में श्रीनगर का गढ़ जो है, NC का जो माना जा रहा है एक स्ट्रॉन्ग होल्ड श्रीनगर पर रहा है। और वहीं साउथ की अगर हम बात करें, साउथ कश्मीर की, जिसमें पुलवामा के कुछ हिस्से शोपियां के इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐड हुए हैं डिलिमिटेशन के बाद, उन पर PDP का होल्ड माना जाता है। हमारे साथ इस वक्त 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। PDP स्पोक्स पर्सन सोहित शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, साथ ही अपनी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी इरफान मनहास साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दोनों का स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं हम। सबसे पहले तो सोहित शर्मा जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह की कैंपेनिंग हमने खास तौर से वहीदुर रहमान पर्रा की देखी है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, काबिल तारीफ है जिस तरह से उन्होंने किया है और यूथ को पुल करने की खास तौर से कोशिश रही है। लेकिन मुझे ये बताएं, ये इलेक्शन आपके लिए क्या मायने रखते हैं और आपको क्या लगता है कि लोगों के लिए ये क्या मायने रखते हैं? देखो, बात ऐसी है, ये एक क्रांतिकारी आंदोलन काफी देर से PDP चला रही थी। जो हालात जम्मू कश्मीर में 370 हटने के बाद से बने हैं, हमारी सुनवाई कहीं दूर दूर तक सुनने को मिलती नहीं थी। जो हालात इस समय भ्रष्टाचार का फैला था जम्मू कश्मीर में, उन्हीं सब चीजों को देखते हुए PDP ने 5 अगस्त 2019 के बाद से आवाज उठाना शुरू की और वो आवाज पार्लियामेंट तक पहुंचाई। वहां पे जाकर हमने प्रोटेस्ट किए और पीले पंजे को खत्म किया, और वही नौजवान आज PDP का साथ दे रहे हैं, जिसमें से वहीदुर रहमान पर्रा जी, जो 3 साल कश्मीर के हक के लिए जेल के अंदर रहे और कश्मीर की नौजवानों की आवाज बने। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के समय में कश्मीर के नौजवान PDP और वाहिद पर्रा साहब के साथ होंगे, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ये पार्लियामेंट में जाकर हमारी नौजवानों की बात को रखेंगे। जो हालात इस समय 5 अगस्त 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में बने हैं, बेरोजगारी बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, इन सब चीजों को देखते हुए, और सबसे बड़ी बात, जो हमारा 5 अगस्त 2019 के बाद से जो हमारा स्पेशल स्टेटस था, जो भारतीय जनता पार्टी ने छीना है, वो आवाज पार्लियामेंट में बुलंद की जाएगी। तो आवाज़ बुलंद की जाएगी लोगों के हक में। आर्टिकल 370 हटने के बाद जो है ये आवाज़ पहुंचानी है। इरफान मनहास साहब, अब तक जो है ये माना जाता रहा कि श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी पर बाईपोलर जो है चुनाव होता रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस और PDP के दरमियान अपनी पार्टी, नई पार्टी है। लेकिन ऐसे में आप क्या समझते हैं कि अब जो ये सियासी मैदान है अपनी पार्टी के होने से ये ब्रॉडन हो चुका है, और किस हद तक? मैम, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि बड़ा कितने अफसोस की बात है, आवाज दबाने वाले बोल रहे हैं कि आवाज बुलंद करेंगे।
तो चलिए, ये तो लोग फैसला करेंगे। बड़ी खुशी की बात है कि हम भी देख रहे हैं ग्राउंड पे जाके कि किस तरीके से जो है लोग जोशो खरोश से बाहर आके वोट कर रहे हैं। हमारी भी यही उम्मीद थी, क्योंकि हम भी यही चाहते थे कि लोग बाहर आए, आवाम बाहर आए और अपना वोट दें, कीमती वोट जो है वो पहुंचाएं अपना। तो क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाइकआउट की सियासत हुई है, जिसकी वजह से वो लोग जीतते आ रहे हैं जो सही नुमाइंदे नहीं हैं और जिनने यहाँ पे लोगों की पर सही एक बात तरीके से जो है बताएं इरफान मनहा खिदमत नहीं साहब, कर आपका पाए। कहना है कि वो लोग जीते आए हैं कि जो सही नुमाइंदे नहीं है, लेकिन अपनी पार्टी को लेकर तो यही कहा जाता है कि अपनी पार्टी बनी ही, वजूद में ही आई उन लोगों से है जिन पर अब आप ये इल्जाम लगा रहे हैं। मैम, इन लोगों पे इल्जाम लगा रहे हैं मैम। 2014 में भी तो कोई किसी जमात ने जो है किसी जमात के साथ हाथ मिलाया था, तो आज लोग ग्राउंड पे तो वो सब जानते ही हैं। और सीधी पीडीपी बात है और कि कांग्रेस से लोग जो निकले और अपनी पार्टी फिर वजूद में आई, तो वो भी उनका सियासी जो बेस है वो भी इन्हीं पार्टी से बना है, जिनके अब मुखालफत की जा रही है, जिनकी आइडियोलॉजी को लेकर के, इंटेग्रिटी को लेकर के सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत वहीं से हुई। एक वक्त जो है गुजारा है, आपके कई जो लीडरान हैं वो मिनिस्टर्स रहे हैं। तो ऐसे में आप क्या कहना चाह रहे हैं कि तब वो गलत थे या तब वो गलत का साथ दे रहे थे? मैम, मैं आपको एक बात बताऊं। पहले तो अभी कैसे कैंपेनिंग खत्म हो चुकी है। अभी सबसे बड़ी मुबारकबाद की ये बात है कि लोग जो हैं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। यही हमारी उम्मीद भी थी, हमने भी लोगों से यही अपील की थी। ये डेमोक्रेसी की जीत है, ये लोगों की जीत है कि इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और इस प्रोसेस को मजबूत करें। बाकी रही बात मैम आपके सवाल की, मुझे लगता है अब तो इस समय अगर इसका जवाब दूं मैं तो वो उतना सही नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वोटिंग हो रही है। हाँ, ये चीज सही है कि उस समय जिन जमातों के साथ हाथ मिलाया गया वो जमातें भी तो सेंटर की ही थी, और उस समय भी लोगों से 2014 में यही वादे किए गए थे, यही जज्बात उभारे गए थे कि पूरा कश्मीर खतरे में है। और फिर जाके उन्हीं ताकतों के साथ जो है पीछे से गांठ चाट करके उनके साथ हाथ मिलाया गया। मनहा साहब, तो आप ये बात जानते हैं कि आपकी पार्टी पर भी वही इल्जाम है, और यहाँ तक कि खुद कहा जाता है अल्ताफ बुखारी की तरफ से भी कि बीजेपी का सपोर्ट है अपनी पार्टी को। मैम, बड़ी अच्छी बात है। मैं तो बड़ा खुश हूँ, नौजवान हूँ। बाकी नौजवानों को भी मैं मुबारकबाद देता हूँ। ऐसा तो नहीं किया ना कि इलेक्शन से पहले एक बोली बोली गई और इलेक्शन के बाद दूसरी बोली बोली गई। चले, ये बिल्कुल तो सही। बहुत अच्छी बात है कि सोहित डंके जी की क्या चोट से कहेंगे? इलेक्शन से पहले ही ये बात जो है लोगों तक सच पहुंचाया गया कि अगर कश्मीर को आगे बढ़ना है तो सेंटर के साथ हाथ मिला के चलना पड़ेगा। सोहित शर्मा साहब क्या कहेंगे? अगर आगे बढ़ना है तो सेंटर के साथ हाथ मिला के आगे बढ़ना होगा। और दूसरी जो पहले ही इन्होंने बात कही कि आवाज दबाने वाले आज आवाज की नुमाइंदगी करने की बात करते हैं। अरे, हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जो ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, जिसने रजौरी पुंछ की सीट को एक्सटेंड करने में भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा रोल अदा किया। आज वो समय आ गया है कि एक रीजन पार्टी जो जम्मू कश्मीर की आवाज को बुलंद करने में कभी पीछे नहीं हटी। याद होगा शायद अपनी पार्टी वालों को भी, जब पीला पंजा जम्मू कश्मीर में चला था तो पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी थी जो पार्लियामेंट के बाहर जाकर प्रोटेस्ट किया था और उस पीले पंजे को बंद किया था। जो हालात इस समय जम्मू कश्मीर में बने हैं, हमारा मकसद एक है कि एक ही रीजन पार्टी है, वो है पीडीपी, जो जम्मू कश्मीर के हालात में सुधार ला सकती है। लेकिन सोहित साहब, आपकी पार्टी पर ही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म यही है, सबसे बड़ा सवाल यही लगता है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने बीजेपी को कश्मीर में लाया। देखो, बात बिल्कुल सही है मैम, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा मकसद था अटल बिहारी वाजपेयी साहब का, वो एक बात कहते थे कि शांति की प्रक्रिया में हम आपका साथ देंगे। हम उसी चीज को देखते हुए मैं अपने भाई को याद दिला दूं कि अटल बिहारी वाजपेयी एक इंडिविजुअल इंसान नहीं थे, वो भी किसी पार्टी से मुस्तलिक थे। उसी को देखते हुए हमने ये फैसले लिए थे और हमारा मकसद एक ही था कि 370 को हाथ कोई नहीं लगाएगा, लेकिन इन लोगों ने धोखेबाजी की और आज उसी का नतीजा है कि इन लोगों ने जो जम्मू कश्मीर में हालात बनाए हैं, आज जो जितना भी वोट है बढ़ चढ़ कर जिन लोगों ने हिस्सा लिया है, ये 370 के हक में वोट डालने वाले लोग हैं।
जो आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी और अपनी पार्टी को पता चल ठीक जाएगा। है इरफान साहब, आपकी पार्टी पर भी ये जो है सवाल लगता है कि ये आप जो है 370 हटने का जो फैसला रहा है यूनियन गवर्नमेंट का, उसके हक में है, और ऐसे में ये धोखा है कश्मीर के लोगों के साथ। ये आपकी एनसी और पीडीपी आप पर इल्जाम लगाती है, और ये कि ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं, वोट बांटने का काम हो रहा है। मैम 370 को खोखला तो एनसी और पीडीपी ने किया। मैम सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब ये सत्ता में थे, जब ये कुर्सी पे बैठे थे, तो 370 को मजबूत करने के लिए कुछ नहीं किया। आहिस्ता आहिस्ता आप सबको याद होगा कि नेहरू जी ने बोला था कि घिसते घिसते ये 370 घिस जाएगा। तो 370 में इन लोगों ने रखा क्या था? और तो रही बात मैम हमारे सपोर्ट करने या ना सपोर्ट करने की, हम तो हमेशा पहले दिन से बोल रहे हैं कि अगर इनके पास कोई रोड मैप है, अगर इनके पास कहीं मंशूर में लिखा हुआ है तो हमें दिखाएं। लोग सब जानते हैं मैम, आज का नौजवान जो है बहुत पढ़ा लिखा है, सब सोहेल जानता साहब है। क्या कहेंगे? 370 को खोखला किया गया, 370 में बचा ही क्या था, इस तरह का देखो ये इल्जाम है। 370 हमारा एक स्पेशल स्टेटस का बहुत बड़ा हिस्सा था, हमारे नौजवानों का स्टेट सब्जेक्ट था, हमारे नौजवानों की नौकरियां थी वो बहाल करवाता था, हमारे जहां की जमीनें थी वो हमारी सुरक्षा देता था। लेकिन बात ऐसी है, कुछ चंद पार्टी हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आज के समय में ये 370 का सपोर्ट कर रहे हैं, जो हम इनके खिलाफ हैं। हमारा मकसद एक ही है कि जो आंदोलन 370 का है वो पार्लियामेंट तक पहुंचे और वहां पे ये आवाज बुलंद की जाए, और आने वाला समय जम्मू कश्मीर का हो, नौजवानों का हो, और उनको स्पेशल स्टेटस वापस मिल सके। इरफान साहब इस पर क्या कहेंगे? 370 सिर्फ ये नहीं था कि एक आर्टिकल को हटा दिया गया, ये लैंड रिजर्वेशन की, लैंड की बात, जॉब की बात, और इसके अलावा पावर की भी बात है जिसको हटा दिया गया। महबूबा मुफ्ती भी ये बयान देती हैं, तो इसको हटाना मतलब आइडेंटिटी छीनना, जैसा कि महबूबा मुफ्ती कहती है, उस पर क्या? मैम 2014 में भी तो यही बोला गया था। जो 2014 में जितने भी इनके लीडर्स थे पीडीपी में उस समय, उनको यही बोला गया था कि बीजेपी अछूत पार्टी है, इनको टनल से पार रखना है। बाद में आरएसएस के राम माधव जी और हसीब द्राबू साहब ने हाथ मिलाया, और वो दो पहले से ही करके रखा था, इनके लीडर्स तक को पता नहीं चला, और इन्हें बोला हमने एजेंडा ऑफ अलायंस बनाया। मैम एजेंडा ऑफ अलायंस का कोई कागज नहीं है, कहीं पे कोई दस्तखत नहीं है। क्या पीडीपी को ये पता नहीं? इरफान मन्हार साहब इस पर अक्सर ये पता नहीं था कि 370 उनके मंशूर में है बीजेपी के, कि हमें 370 मनसूख करना है। और इस पर इरफान साहब ये कहती हैं कि क्योंकि हमने उनको ऐसा कुछ करने ही नहीं दिया, यही वजह है कि अलायंस इस तरह से तोड़ा गया था। ये तो क्योंकि हम स्टर्नली अपने स्टैंड पर खड़े थे, हमने अपना स्टैंड लिया था, यही वजह थे कि उन्होंने अलायंस से जो है उन्होंने तोड़ दिया, और फिर इस तरह से गवर्नमेंट जो है गिर गई, और उसके बाद से ही 2018 से ही सेंट्रल रूल जो है जम्मू कश्मीर में लागू हो गया। मैम ये तो इनका कहना है ना, ये इनके साइड की स्टोरी है। बात तो इतनी सी है कि कुर्सी पे बैठ के जब इन लोगों ने इस तरीके की चीजें की, 2016 कितने बच्चे हमारे पैलेट से जख्मी हो गए, जिनकी आंखों की बीनाई चली गई, कितने बच्चे जो है गोली से मर गए, कितने घर उजड़ गए। जब इनकी वो सारी चीजें जो है खून ही खून सब हाथों पे लग गया, तो सीधी सी बात है ऊपर वाले की लाठी तो चलनी ही थी, वो लाठी सोहेल साहब क्या कहेंगे? क्योंकि पीडीपी वो पार्टी है जो ये नारा देती है, जो इस बात का दावा करती है कि महबूबा मुफ्ती जो है वो नौजवानों के लिए, बच्चों के लिए आवाज उठाती है, उनके तहफ्फुज के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के बुलंद बांग दावे करती है। लेकिन आपने इरफान साहब को सुना, इन्होंने कहा कि पैलेट इस्तेमाल किया गया, नौजवानों को बंद किया गया, उस पर क्या कहेंगे? मैम इनसे ये सवाल पूछिए कि जो पीएसए में बंद है, जो इस समय एफआईआर में बंद है, जो बच्चे इस समय जेलों में हैं, जिनके लिए ये आंसू बहाते हैं, वो 2010, 2014, 2016, 2017 के बच्चे हैं, जो वो कांटे निकाल रहे हैं, जो इनके गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। तो इरफान साहब आप क्या कह रहे हैं कि अब जो है उसके बाद से कोई बच्चे, कोई नौजवान जेल में नहीं गए? क्योंकि महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला दोनों ये इल्जाम लगाते हैं कि आजकल जो है नौजवानों को फोन आते हैं पुलिस के, उनको थाने बुलाया जाता है, कोई कुछ कह नहीं सकता क्योंकि तुरंत से पीएसए लग जाता है। सही है मैम, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो इनकी गुनाहों की सजा उठा रहे हैं ना, वो पर्चे जो लगे हैं वो 2016 के पर्चे हैं इस वक्त की, जबकि इसीलिए तो हमारी पार्टी ने ये बेड़ा लिया है कि जब हम हुकूमत में आएंगे तो हम एक जनरल एमनेस्टी की डिमांड करेंगे अपने नौजवानों के लिए, ताकि वो अपने जो आगे की जिंदगी है वो इज्जत से, विकार से गुजार सकें, और एक सोसाइटी में
कश्मीर और जम्मू कश्मीर को आगे ले जाने के लिए अपना योगदान दें। सोहेल साहब क्या कहेंगे? देखो, बात ऐसी है, जिस तरह से ये हमारे प्रवक्ता अपनी पार्टी के जो बात रख रहे हैं, बात मैं इनको एक बार क्लियर करूं कि कश्मीर के नौजवानों के लिए हमेशा मैडम खड़ी रही है। ये 2014 की बात करते हैं, अरे पीडीपी बीजेपी की हुकूमत ही, अरे पीडीपी ही एक ऐसी पार्टी थी जिसने कितने नौजवानों को कश्मीर के उनको छुड़वाया था। और सबसे बड़ी बात ये है, आज भी हमारा एक ही मैनिफेस्टो है, 26,000 नौजवानों को जेल में भी डलवाया था। जो जेलों में बंद है उनको छुड़काना है और पार्लियामेंट में इसकी आवाज पहुंचानी है। ये हमारा मेन मैनिफेस्टो है और इसके लिए हमें जो भी करना पड़ेगा, जो भी आंदोलन करना पड़ेगा, वो हम करेंगे और पार्लियामेंट तक ये आवाजें पहुंचाएंगे कि हमारे कश्मीर के जितने भी नौजवान हैं वो जेलों से बाहर आ सके और उनको एक आजादी मिल सके और अपने घर परिवार वालों से मिल सके। इरफान साहब, साथ ही महबूबा मुफ्ती का ये सिर्फ दावा नहीं है कि वो नौजवानों के लिए खड़ी होती है, उनका कहना है उनका खुद का, उनका जो कैंडिडेट है श्रीनगर से वहीदुर रहमान पर्रा, वो रिफ्लेक्ट करते हैं जो जम्मू कश्मीर के जो नौजवान हैं उनको रिफ्लेक्ट करते हैं, उन पर जो बीतती है, उनको जिस एक्सपीरियंस से गुजरना पड़ता है। वहीदुर रहमान पर्रा उसकी अक्कासी करते हैं। 3 साल मैम अक्कासी करना ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल चीजें बड़ी अलग है मैम। आप ये भी देख लें कि जेल कोई बंदा गया है तो क्यों गया है, वो यहाँ इस चीज के लिए नहीं गए हैं जेल की उन्हें लोगों की नुमाइंदगी अच्छी की या उन्हें नौजवानों को जो है उनका हाथ जो है थामा, वो जेल किसी इल्जाम की वजह से गए हैं जो कि बहुत संगीन इल्जाम है। तो वो ये कोई अच्छे चीज के लिए जेल नहीं गए थे या कश्मीर की बेहतरी चीज के लिए नहीं ये लोग जेल गए हैं। रही बात मैम आपकी कि महबूबा जी क्या बोलती है, महबूबा जी वही लीडर है जो कुर्सी के ऊपर बोलते हैं जब बच्चे जो कैंप पे जाते हैं तो क्या वो टॉफी लेने गए थे, दूध लेने गए थे, तो उस वक्त बोली इनकी अलग होती है। नहीं, इरफान साहब आपने बात की कि किस वजह से जो है जेल गए थे। अगर आपको याद हो तो यूएपीए के तहत बिल्कुल चार्जेस लगे थे, लेकिन जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा था कि जो एविडेंसेस प्रोवाइड किए गए हैं वो स्केची है और उस बिना पर फिर बेल भी मिल गई थी। तो ये क्योंकि प्रूव भी कुछ नहीं हुआ था और एविडेंसेस के हवाले से भी कहा गया था कि वो एविडेंस ही स्केची था। देखिए मैम, कोर्ट अपना काम करेगा, ना तो मैं वकील हूँ ना तो मैं जज हूँ, ना हम में से कोई वकील और जज है। तो बात सीधी सी है, जिसके ऊपर जो इल्जाम लगेगा वो कोर्ट साबित करेगा और कोर्ट ही अपना फैसला करेगा। मैंने कहा ना, नौजवानों की बात जो है ये लोग कुर्सी पे एक करते हैं और कुर्सी से बाहर दूसरी करते हैं। आज का नौजवान बहुत सारी चीजें जानता है कि जब बगल में हमारे राजनाथ सिंह साहब बैठते थे तो उनको बड़ा भाई बोला जाता था। ये वही जमात है जो बोलते थे मोदी जी, जब मैं परेशान होती हूँ तो मोदी जी जो है उनके कंधे पे सर रख के मुझे सुकून आता है, क्योंकि वो जो कश्मीर का मसला है वो सिर्फ मोदी जी हल कर सकते हैं। आज इनकी नजर में मोदी जी भी खराब है। बिल्कुल सोहेल जी, ये बात भी सही है कि इस तरह के बयान आए थे उस दौर में जब बीजेपी के साथ पीडीपी ने हाथ मिलाया था, तब सब कुछ ही अच्छा नजर आ रहा था बीजेपी के दरमियान। बीजेपी के साथ कुछ बुरा नहीं था, चाहे अमित शाह हो, मोदी हो, राजनाथ सिंह हो, सब अच्छे ही दिख रहे थे, लेकिन अब सब खराब हो रहा है। उसकी वजह अभी, उसका नतीजा अब ये निकला कि खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। महबूबा मुफ्ती खुद जाके रैलियों में बोली भी कि लोग उनसे नाराज थे। अरे ये जो लोग बोल रहे हैं ना, इन लोगों ने क्या किया था, ये तो पार्टी तोड़कर नई पार्टी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के पास जा रहे थे। ये वही लोग हैं जो कश्मीर के जनता को धोखा देने जा रहे थे। हमने तो उन चीजों से बचाने की कोशिश की। बिल्कुल सही है। इरफान साहब, ये बात जो है महबूबा मुफ्ती ने भी इल्जाम लगाया कि ये वही लोग हैं पीडीपी से निकल के अपनी पार्टी बनाने वाले, ये वही लोग हैं जो इस डर से कि उन पर कोई केस न लगे, इस डर से कि उन पर कोई केस न लगे, इस वजह से पीडीपी से अलग होकर एक नई पार्टी बना ली। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये जमात जो आई है ये आई है कहीं से, और पीडीपी जो आई है वो आसमान से गिरी है या तो जमीन के नीचे से निकली है। वो तो खुद ही बन गई, ऑटोमेटिकली बन गई। ये तो सबको पता है कि 2002 में पीडीपी को इसीलिए बनाया गया कि एनसी को तोड़ा जाए। एनसी के कितने ऐसे लीडर हैं जो पीडीपी में जाके घुस गए। ये तो पॉलिटिक्स है मैम। अब सिर्फ इनको मिर्ची इस चीज की लगती है कि पहले 2 खानदान थे, एक तो
शेख खानदान और मुफ्ती खानदान, तो एक बॉल एक तरफ फेंकता था 5 साल के लिए, दूसरी बॉल दूसरी तरफ। अब अल्ताफ बुखारी साहब कहां से टपक गए बीच में, जो हमारे बीच में आके ठीक है इरफान साहब, आपका कहना है कि अल्ताफ बुखारी अब अपनी पार्टी अब मैदान में। ये बताइए कि इससे कितना फर्क पड़ेगा, आपके क्या मुद्दे या मैम क्या आपने खुद देखा क्या आप प्रोवाइड करेंगे, क्या आप प्रोवाइड करेंगे? मैं प्रोवाइड करने की बात है तो अगर हाँ ये लोग 370 मांग रहे हैं, जिसको इन लोगों ने खुद ही अपने हाथों से दफना दिया, तो हम लोग 371 मांग रहे हैं। हम लोग सेंटर से 371 की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें सारी चीजें आती हैं, चाहे लैंड हो, जॉब हो, क्योंकि हम उनको ये बोलते हैं कि अगर आप गुजरात में, हिमाचल में या बाकी स्टेट्स में 371 लागू कर सकते हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर में भी लागू कीजिए। हम अपने बच्चों के लिए, जो नौजवान इनकी गलतियां और इनकी जो कांटे हैं निकाल रहे हैं आज, हम उनके लिए जनरल एमनेस्टी मांग रहे हैं, ताकि वो अपनी इज्जत से आगे की जिंदगी गुजारें। सोही जी, अगर देखा जाए तो चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या अपनी पार्टी भी सेम मुद्दों पर बात कर रही है। ये लैंड के हिफाजत की ही बात की जा रही है, जॉब प्रोटेक्शन की ही बात की जा रही है, नौजवानों की रिहाई की ही बात, तो फिर अलग क्या करता है? मैम अलग ये है कि पहले दिन से डीडीसी इलेक्शन भी जब लड़े तो 370 के ऊपर ही लड़े। इन्हें तो उस समय भी डेवलपमेंट की बात नहीं की। हमने तो पहले दिन से जब से पार्टी बनी है। इरफान साहब सवाल सोही जी से है, आप सुन लीजिए जवाब, उसके बाद आपके पास भी आऊंगी। जी जी मैम। पीडीपी एक आंदोलन है, उसका एक ही मकसद रहा है कि नौजवानों को रोजगार दिलाना, भ्रष्टाचार को खत्म करना। उसके लिए हम 2002 से शुरुआत की है। हमने रहबरे तालीम, रहबरे जंगलात, रहबरे खेल, बहुत से हमने नौकरियां दी हैं। और सबसे बड़ी बात यह, एक समय था बनिहाल टनल 5 बजे बंद हो जाता था, आज वो समय आ गया कि बनिहाल टनल फॉरएवर के लिए खुल गया। तो ये शांति प्रक्रिया थी, हमारी कोशिश यही थी कि जम्मू कश्मीर में शांति बनी रहे। वो सबसे बड़ी बात ये थी, इसमें वाजपेयी साहब का बहुत बड़ा सहयोग था। वाजपेयी साहब के साथ मिलकर हमने मुजफ्फराबाद के रास्ते खोले थे, हमने बहुत कुछ किया था कश्मीर के लिए और जम्मू कश्मीर को डेवलपमेंट करने के लिए बहुत कुछ किया था। और मैं एक बात क्लियर कर दूं, आने वाला समय भी पीडीपी का ही है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू कश्मीर की जनता पीडीपी का साथ देगी और जो डेवलपमेंट हमारी रह गई है वो आने वाले समय में हम वो पूरी करेंगे और जम्मू कश्मीर को एक नया इतिहास लिखने में पीडीपी पूरा योगदान देगी। इरफान साहब, यही सवाल मैं आपसे भी करूंगी कि जब मुद्दे एक जैसे ही है तो फिर आप तीनों पार्टियों की जब हम बात करते हैं तो फिर आप लोगों को डिफरेंशिएट क्या करता है? एनसी, पीडीपी और अपनी पार्टी को एक दूसरे से डिफरेंशिएट क्या करता है? इस वक्त की पोलिंग परसेंटेज बता दें आपको, 29.93% अभी वोटिंग फीसद। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रहे हैं श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की 29.9% अभी तक की वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर की। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज आपको बता रही हैं 29.9% है श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी की। 3 बजे तक की वोटिंग परसेंटेज 29.9%, जो कि आपको बता दें कि काफी बेहतर है। 2019 में कुल वोटिंग परसेंटेज श्रीनगर की 14% थी, उस हिसाब से अब तक 3 बजे की ही परसेंटेज हम ले रहे हैं और 3 बजे तक की परसेंटेज 29.9% है। 2019 और 2024 के इलेक्शन में साफ फर्क। 2019 के इलेक्शन में श्रीनगर की कुल वोटिंग परसेंटेज 14% थी और अब हम देख रहे हैं कि 3 बजे तक का वोट फीसद जो है 29.9% है। लोग जो है अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। पहले से बेहतर होती हुई वोटिंग परसेंटेज यहां पर देखने को मिल रही है। 2019 के लोकसभा इलेक्शन और 2024 के लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग परसेंटेज दोनों इलेक्शन के बीच के डिफरेंस को बयां करता है, जहां पर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2019 में कुल वोटिंग परसेंटेज 14% थी और वहीं अब हम देख रहे हैं कि 3 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज, वोट फीसद 29.9% है।
तो आगे भी लगातार हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े रहेंगे। इरफान मनहास साहब और सोही शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आम इंतखाबात के हवाले से आपको लगातार पल पल की खबर देते रहेंगे। और वोटिंग परसेंटेज जो कि हमने बेहतर होती हुई देखी है 3 बजे तक 29.9%, जो कि 2019 के इलेक्शन से काफ़ी बेहतर है, जो कि 2019 में कुल श्रीनगर की वोटिंग परसेंटेज 14% ही थी। तो साफ फर्क यहाँ पर देखने को मिल रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हमारे दोनों खास मेहमान हमसे बने हुए